तो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं। आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आज आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। बच्चों, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर आपको केवल 9 पॉइंट्स पढ़ के जाना है। कितने पॉइंट? केवल 9 पॉइंट्स ही पढ़ के जाना है। और बिलीव मानो, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में हो, इन 9 पॉइंट से बाहर आज तक किसी के एग्जाम में कुछ नहीं आया। आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल एंड बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के पेपर डिस्कस करे बेटा। उसके बाद मैंने देखा कि आपका कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, एडेड हो, अगर आपके यहां NCERT बुक फॉलो होती है ना, तो आप देखना इन्हीं 9 पॉइंट के अंदर ही पूरा चैप्टर कवर होता है। और एग्जाम में भी गारंटी दे रहा हूं मैं कि इन्हीं 9 पॉइंट में से आपके सब कुछ आएगा। ठीक है, जब आपका यूटी हो जाए, सेमेस्टर हो जाए, पीरियोडिक हो जाए या फाइनल एग्जाम हो जाए, आप जरूर आके देखना। आप वापस आना वीडियो पर और जरूर कमेंट करके बताना कि जी सर आपने बिल्कुल सही कहा था। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी फेयर कॉपी निकालनी है। फेयर कॉपी में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सबसे पहला हेडिंग डालना है व्हाट इज डेमोक्रेसी। फर्स्ट हेडिंग आपको डालना बेटा व्हाट इज डेमोक्रेसी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, हम किसे बोलेंगे डेमोक्रेसी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डिफाइन डेमोक्रेसी, गिव द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। इन सभी वर्ड का मतलब यही है। डेमोक्रेसी को बच्चों हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। और आपको शायद पता होगा कि आप भारत में रह रहे हो और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। भारत जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें पूरा डेमोक्रेसी है और हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, आप अपने आसपास के माहौल को देख के अप्लाई करना। आपको लगेगा जी हाँ, हम बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इन विच जिसके अंदर द रूलर्स, जो रूलर्स होते हैं ना, जो हम पे रूल्स करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम लीडर बोलते हैं, जिनको हम नेता बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है इन विच जिसके अंदर जो रूलर्स होते हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उनको चुनता कौन है? आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उनको हम चुनते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं किसी कंट्री के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आपको पता होगा इंडिया के अंदर हर 5 साल बाद एक इलेक्शन किया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड में जहां एक फिक्स इंटरवल के बाद, 5 ईयर बाद या 6 ईयर बाद, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद वहां इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के अंदर जो लोग होते हैं वो अपना वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद वो अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो यही होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है बेटा, डेमोक्रेसी समझ में आ गया। और आपको पता है इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता ही होता है, तो इसलिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन बोली जाती है यूएसए के, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था बेटा? अब्राहम लिंकन। इनकी जो दी हुई डेफिनेशन है ना डेमोक्रेसी की, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इन्होंने क्या कहा था? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है, वो ऑफ द पीपल होता है, यानी लोगों का गवर्नमेंट होता है। फॉर द पीपल होता है, लोगों के लिए गवर्नमेंट होता है। एंड बाय द पीपल, और लोगों द्वारा होता है। तो जो यूएसए के, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, इनकी दी हुई डेफिनेशन डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी मानी जाती है। इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों का होता है, यानी लोगों के लिए होता है और लोगों द्वारा होता है, उसे हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। अब आपको होगा कि सर डेफिनेशन तो ये भी हो सकता है, आपने ये क्यों लिखा? देखिए, सभी बच्चे ये डेफिनेशन लिखेंगे, केवल यही डेफिनेशन लिख के आएंगे नॉर्मल, क्योंकि NCERT बुक में आपको यही डेफिनेशन दी हुई है, तो सभी बच्चे यही लिख के आएंगे। लेकिन आपका आंसर डिफरेंट कब होगा? आपका आंसर अच्छा कब होगा? जब आप उसमें कुछ खूबसूरती से ऐड कर दोगे। ठीक है,
भाई शादी वगैरह में जाते हैं तो कुछ हम मेकअप वगैरह करके जाते हैं ना, आप सुंदर कब दिखोगे? जब आप कुछ डिफरेंट होगा, आपके कपड़े कुछ डिफरेंट होंगे, बढ़िया होंगे। तो इसी प्रकार अगर ये डेफिनेशन आप ऐड कर देते हो ना, क्योंकि ये डेफिनेशन हम सब ने पढ़ा है, हम जो टीचर हैं, जो हम टीचर बने हैं ना, हम सब ने ये डेफिनेशन पढ़ा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जैसे आपको मैंने पढ़ा दिया 9th में, हमने भी 9th में हमारे टीचर ने समझाया था। तो अगर इस आंसर के अंदर अगर आप ये डेफिनेशन ऐड कर दोगे ना, तो आपका आंसर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए डेमोक्रेसी समझ में आ गया बेटा। ओवरऑल फर्स्ट पॉइंट से हमें ये क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी एक इस टाइप का गवर्नमेंट होता है जिसमें एक फिक्स इंटरवल के बाद इलेक्शन होता है और वहां के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे बेटा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो पहला फीचर होता है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। इससे ही हमें हेडिंग से ही पता लग जाता है कि हम आंसर क्या लिखने वाले हैं। डेमोक्रेसी के आपको फीचर्स बताना है। फीचर्स मतलब डेमोक्रेसी की क्या क्या खासियत होती है, डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली फीचर्स ये आप लिखोगे, फर्स्ट फीचर आप ये लिखोगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। जो मेजर डिसीजन होते हैं कंट्री के, जो मेजर डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं बाय इलेक्टेड लीडर, वो कौन लेता है? वो लीडर लेते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है। तो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द मेजर डिसीजन, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, आर टेकन बाय द लीडर्स, वो लीडर लेते हैं हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको लोगों ने चुना है, ऑफ द कंट्री। यानी इस पॉइंट से हमें क्लियर होता है कि कंट्री का कोई भी जो मेजर डिसीजन होगा, जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे, जो कंट्री से संबंधित होंगे, जो पूरे देश से संबंधित होंगे, वो सभी डिसीजन इलेक्टेड लीडर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, अभी आपको पता है कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या करा था, जो नोट थे, करेंसी थे, 500 और 1000 की करेंसी थे, उनको बंद कर दिया था। तो वो मेजर डिसीजन था, एक बड़ा डिसीजन था, जिसको इलेक्टेड लीडर ने लिया। तो ऐसे ही कोई भी बड़ा डिसीजन जो होता है वो इलेक्टेड लीडर लेते हैं। आप और मैं वो डिसीजन नहीं लेंगे, हमने अपने लीडर को इलेक्ट कर लिया। अब सारे मेजर डिसीजन जो होंगे वो हमारे इलेक्टेड लीडर लेंगे। हमारा काम उसको अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। डिसीजन लेने का काम हमारा इलेक्टेड लीडर लेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ये होता है डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स। डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर्स क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर, बिना किसी भेदभाव का इलेक्ट्रिकल कंपटीशन होता है। मतलब इलेक्शन के अंदर कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन फ्री एंड फेयर होगा, बिना किसी भेदभाव का होगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन होगा, जिसके अंदर किसी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके लिए इलेक्शन होगा, सभी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो इलेक्शन जो होगा वो फ्री एंड फेयर होगा, किसी के साथ अनबाइस्ड नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर आप लिखोगे A democracy is based on free and fair election। एक डेमोक्रेसी जो बेस्ड होता है किस पर? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई डेमोक्रेसी तभी तो बोलोगे जब इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कैसे हो? फ्री एंड फेयर हो। फ्री एंड फेयर हो, भाई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर वो फ्री एंड फेयर ही नहीं है तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसा? डेमोक्रेसी बेस्ड होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। वेयर डज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जहां पर जो पावर में है, वेयर डज करंटली इन पावर, इवन जो पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट है, वो भी हार सकता है। हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उसके हारने के भी इक्वल चांस होते हैं, और जो पावर में नहीं है उसको जीतने के इक्वल चांस होते हैं। तो डेमोक्रेसी का सेकंड मेन फीचर होता है बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन होता है, यानी हर एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years, एक फिक्स इंटरवल के बाद यहां पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। तो ये डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर होता है। दो फीचर्स याद हो गए बेटा। पहला फीचर क्या था? मेजर डिसीजन जो होते हैं वो लीडर लेते हैं। सेकंड क्या था? इलेक्शन तो होंगे, लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी होना चाहिए। चलिए थर्ड फीचर, ये थर्ड फीचर है बेटा, अभी फीचर्स पर बात करेंगे। थर्ड फीचर, 1 person 1 vote 1 वैल्यू। क्या मतलब है सर? एक पर्सन को एक ही वोट डालने दिया जाएगा और उसके वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। समझिए इस बात को। 1 person, जैसे आप हो,
आपकी जो वोट होगा वो आप केवल एक ही वोट डाल पाओगे और आपकी वोट की वैल्यू भी एक जैसी होगी, चाहे देश का जो प्रेसिडेंट है वो वोट डाले या देश का कोई नॉर्मल आम आदमी है वो वोट डाले, उसके वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक होगा। ये नहीं कि वो प्रेसिडेंट है तो उन्होंने वोट डाला तो उसके वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई और हम जैसे आप जैसे जो नॉर्मल इंसान है वो अगर वोट डालें तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेसी वहां कहलाएगी, डेमोक्रेसी वहां होगी जहां एक पर्सन एक वोट डाल सकता है और सभी के वोट की वैल्यू एक ही जैसी होगी, बराबर होगी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं बच्चों, ईच एंड एवरी एडल्ट, वहां पे जो ईच एंड एवरी एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब एक फिक्स एज के बाद, जैसे इंडिया के अंदर 18 ईयर्स के बाद हर एक देश की जो अलग अलग कंट्री है बेटा उसके एडल्ट की डेफिनेशन अलग अलग है। इंडिया के अंदर ये 18 ईयर्स एक रखा गया है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर एक एडल्ट को प्रोवाइड किया जाता है क्या, सिंगल वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जाता है कि वो जाकर एक वोट डाल सकता है और उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी चाहे कोई भी वोट डाले। तो वन पर्सन वन वोट डाल सकता है और उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो वन ही काउंट होगी, वो एक जैसी काउंट होगी, इक्वल काउंट होगी। इसलिए डेमोक्रेसी का जो थर्ड फीचर होगा वो होगा वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है बेटा। फोर्थ पे आते हैं, रूल्स ऑफ लॉ रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। क्या मतलब है सर जी? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, रूल्स ऑफ लॉ, जितने भी कानून बनाए जाएंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसके अंदर ही हमें काम करना पड़ेगा और हमें कुछ राइट्स भी मिलेंगे, देश के अंदर कुछ अधिकार भी मिलेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ कानून हम पे थोपा जाएगा। जो रूल्स बनाए जाएंगे हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो कानून बनाए जाएंगे हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और इवन हमें कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ हमें अधिकार भी मिलेंगे। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अ कंट्री कैन बी रूल ओनली विद इन लिमिट। जो भी काम होगा वो एक लिमिट के अंदर होगा। विद इन लिमिट का मतलब क्या है? जो कानून बनाया जाएगा सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन बेटा होता है संविधान, जो संविधान के अंदर कानून बनाया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ बनाए जाएंगे, उसी के अंदर ही हमें काम करना होगा। एंड सिटीजन राइट्स, और जो हमें राइट्स दिए गए हैं हमें उसी को अप्लाई करना है, उसी को मानना है, उसी का यूज करना है। तो एक डेमोक्रेटिक, इन डेमोक्रेसी अ कंट्री कैन बी रूल। एक डेमोक्रेसी के अंदर एक कंट्री रूल किया जा सकता है ओनली विद इन लिमिट, एक लिमिट के अंदर। और वो लिमिट कौन सेट करेगा? सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाए गए हैं उस लिमिट के अंदर ही उस कंट्री पे रूल किया जा सकता है। और सिटीजन राइट, और जो लोगों को राइट दिए गए हैं, जो सेट किए गए हैं राइट्स, उस लिमिट के अंदर ही उस कंट्री पर हम रूल कर सकते हैं। उस कंट्री को उस सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाए गए उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये फोर्थ फीचर है बेटा डेमोक्रेसी की। अब आते हैं, ये चार फीचर्स हो गए बेटा। अब एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं ये चार फीचर। अब चार फीचर्स क्यों आपको पता है? बेसिकली बेटा एग्जाम के अंदर देखा गया है कि कभी भी अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है ना द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो नॉर्मली बच्चों ये एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स में आता है। इसलिए कम से कम आपको 4 पॉइंट तो याद होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड लीडर लेते हैं जिनको हमने चुना है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, हर एक 5 साल बाद फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है जिसमें कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। जीतने और हारने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होता है। थर्ड फीचर मैंने आपको बताया, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन को एक ही वोट डालने दिया जाएगा और उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। फोर्थ आपको बताया, रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे उसी के अंदर ही हमें काम करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही काम करेगी, उससे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आता है बेटा। पॉइंट नंबर 3 आपको अपने फेयर कॉपी में हेडिंग डालनी है, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी मतलब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी की लाभ क्या है, फायदे क्या हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आखिर दुनिया के अधिकतर कंट्री ने डेमोक्रेसी क्यों अपनाया,
डेमोक्रेसी के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो या तो आपके एग्जाम में ये पूछेगा आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, या तो ये पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारी चीजें लिख दी एक साथ। या तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी आपको डेमोक्रेसी के लाभ बताने हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों इन सब का मतलब एक ही होता है, इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप समझ लेना आपको अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के फायदे बताने हैं। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं कि अधिकतर वर्ल्ड की अधिकतर कंट्री ने डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया, क्यों अपना रहे अधिकतर कंट्री। तो पहला फायदा, फर्स्ट मेरिट्स क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है। क्यों? बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल, क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अकाउंटेबल मतलब क्या है, जवाबदेही। जो हम गवर्नमेंट चुनेंगे, जो हम गवर्नमेंट हम इलेक्ट करेंगे वो अकाउंटेबल होगा, यानी कोई भी वो डिसीजन लेंगे ना तो उसके लिए उनकी जवाबदेही बनेगी कि उन्होंने डिसीजन क्यों लिया है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो सबसे अच्छा गवर्नमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल है, ये जवाबदेही वाला गवर्नमेंट होता है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। समझ में आ गया? पहला फायदा क्या है कि इसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। सेकेंड, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बढ़ाता है। कैसे सर जी? डेमोक्रेसी के अंदर बेटा जो गवर्नमेंट होती है वो अपने आप डिसीजन नहीं लेगी। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना वो लोगों से पूछती है कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये डिसीजन सही है या गलत है। तो जब अधिकतर लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये डिसीजन अच्छा है आप ले लो, तो वो डिसीजन लिया जाएगा। और अधिकतर लोगों ने अगर मना कर दिया कि ये डिसीजन गलत है मत लो, तो नहीं लिया जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी जो होता है वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बढ़ाता है। एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं। डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी से एडवाइस लिया जाता है, सलाह ली जाती है, एडवाइस ली जाती है कि हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है, इसमें और क्या होना चाहिए। तो जब अलग अलग लोग, जब बहुत सारे लोग अपने एडवाइस देंगे तो सीधी सी बात है ना, क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि सबका व्यू अलग तरीके से रखा जाएगा, तो उससे क्वालिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी क्या करता है, अगर मान लो किसी के बीच डिफरेंसेस है, वाद विवाद है, या किसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई आप मेरी बात से सहमत नहीं हो और आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, तो डेमोक्रेसी इसको निपटारा करता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमारी व्यू जो है, हमारी बात जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है जो हमें मेथड देती है कि हम अपने बातों को, वाद विवाद को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई को सुलझा सकते हैं डेमोक्रेसी से। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होगा, हम जाके कॉन्स्टिट्यूशन में बैठेंगे, संविधान में जाके बैठेंगे, लोकसभा राज्यसभा में जाकर बैठेंगे, वहां डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर मुझे अपना कोई व्यू रखना है तो मैं रख सकता हूं, आप भी अपना व्यू रख सकते हो। तो डेमोक्रेसी मेथड प्रोवाइड करता है ताकि अगर किसी के बीच वाद विवाद भी हो जाए ना, डिफरेंस हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए, तो उसको निपटाया जा सके। जिन कंट्री में बेटा डेमोक्रेसी नहीं है ना, छोटी छोटी बातों पे क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, दंगे शुरू हो जाते हैं, जबकि इंडिया जैसे देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी फॉलो होता है। फोर्थ, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो होता है इनहेंसेस मतलब बढ़ाता है डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट? सिटीजन की रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। अभी आप लास्ट चैप्टर इस बुक के, जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक है, इसका लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे जिसमें आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, जिससे हमारी डिग्निटी ऑफ सिटीजन बढ़ती है, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो डेमोक्रेसी इनहेंसेस, डेमोक्रेसी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन की जो डिग्निटी है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसको बढ़ाता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, लास्ट मेरिट्स है, फायदे हैं।
डेमोक्रेसी इट बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे गवर्नमेंट से बेहतर है। क्यों बेहतर है? बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। हम अपनी गलती को भी ठीक कर सकते हैं। कैसे सर जी? मान लो बेटा कि हमने एक ऐसे गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लिया जो 5 साल तक कोई काम ही नहीं कर रहा। हमने गलती से उस गवर्नमेंट के भरोसे में आ गए, उसके वादे में आ गए, उसके झूठे वादों में फंस गए और हमने उस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लिया। लेकिन 5 साल के अंदर उन्होंने ये कोई भी वादा पूरा नहीं करा। तो हम क्या करेंगे? 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन होगा तो हम अपनी खुद की मिस्टेक को, जो हमने 5 साल पहले गलती की थी, हम उसको सुधार सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी बेहतर हुआ ना, कि डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट से बेहतर है बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि हम इसमें अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि डेमोक्रेसी के क्या क्या लाभ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। डेमोक्रेसी इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। डेमोक्रेसी मेथड प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट को निपटाया जा सके। डेमोक्रेसी इनहेंस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन, रिस्पेक्ट को बढ़ाता है लोगों को। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट से बेहतर है क्योंकि हम अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का मौका देता है, अवसर प्रदान करता है। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट जो थे वो थे डेमोक्रेसी के फायदे। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के नुकसान की। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के केवल लाभ ही लाभ हैं, फायदे ही फायदे हैं, मेरिट्स ही मेरिट्स हैं। इसके बेटा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मतलब अब हम डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी की नुकसान क्या है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी के क्या क्या नुकसान है। तो या तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या आपसे पूछ सकता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी या ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबका मतलब एक ही है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पूछा जाए या डिसएडवांटेज पूछा जाए या ड्रॉबैक पूछा जाए, इन सब का मतलब एक ही है। इनमें हिसाब से किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्टीमेटली हमें अब डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज बताना है। पहला, फर्स्ट डिसएडवांटेज, लीडर कीप्स चेंजिंग। क्या होता है बेटा? हर 5 साल बाद लीडर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। हर 5 साल बाद लीडर चेंज हो रहे हैं ना, इलेक्शन होते हैं, लीडर चेंज हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? लीडर बदलते रहते हैं। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इससे क्या होता है? इनस्टेबिलिटी आती है। भाई एक गवर्नमेंट चुना, अगली बार वो गवर्नमेंट हट गया, तो इससे क्या होता है? इनस्टेबिलिटी आती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती। तो इससे जो प्रोग्रेस होता है ना कंट्री का, वो इफेक्ट होता है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो क्योंकि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लीडर्स लगातार बदलते रहते हैं, इससे इनस्टेबिलिटी आती है। पहला डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल कंपटीशन है एंड पावर प्ले, और केवल पावर प्ले है कि कौन पावर में आएगा। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहां मोरालिटी का कोई जगह नहीं है। मोरालिटी मतलब अच्छी बातों की कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी माना जाता है कि यहां पर क्या होता है? केवल पॉलिटिक्स का खेल है, केवल पावर का खेल है। जो नेता, जो लीडर हमें टीवी पर आपस में झगड़ते हुए दिखाई देते हैं, अगले ही शाम में वो एक साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, तो लोगों के मन में इंपैक्ट क्या आता है कि इनके विचार में कितना मतभेद है। लेकिन डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, बस पावर प्ले है कि कौन पावर में आएगा। यहां मोरालिटी की कोई जगह नहीं है, अच्छी बातों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। थर्ड डिसएडवांटेज, सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है। डेमोक्रेसी में जब डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। डेमोक्रेसी में हम सबसे पूछेंगे, तो जब सबसे पूछोगे तो आपको डिसीजन लेने में क्या होगा? डिले होगा। दैट इट लीड्स टू डिले। इससे क्या होगा? हर डिसीजन लेने में, काम में डिले होता है। आप देखते हो ना, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, उसको अप्लाई करने में उन्हें बहुत साल लग जाते हैं। क्यों? सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। हमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर। दैट लीड्स टू डिले। इससे क्या होता है? डिसीजन लेने में डिले होता है, देर होती है। थर्ड डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ, इलेक्टेड लीडर्स, जो हमने लीडर चुना है, डू नॉट नो, उन्हें पता ही नहीं होता द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। उन्हें लोगों के हितों का पता ही नहीं होता कि लोगों का किसमें हित है।
जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको पता, कई बार तो पता ही नहीं होता कि जिन्होंने मुझे चुना है उनके लिए क्या अच्छा है, तो इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इससे क्या होता है, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्यों गलत डिसीजन ले जाते हैं? भाई आपने लीडर चुना, अब वो लीडर जो है वो आपकी गली में नहीं आया, आपके घर में नहीं आया, आपके मोहल्ले में नहीं आया, आपको उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो इलेक्टेड लीडर्स को कई बार पता ही नहीं होता कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, इसलिए कई बार बैड डिसीजन भी लिए जाते हैं। और लास्ट आपको डिसएडवांटेज याद रखना है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। बच्चों, डेमोक्रेसी से क्या होता है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है। फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी से क्या होता है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है। आप कहोगे करप्शन कैसे बढ़ सकता है? देखो, कोई लीडर हमने चुना, एक मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। कोई लीडर हमने चुना, अब उस लीडर को भी पता है कि मैं 5 साल बाद पता नहीं दोबारा इलेक्शन होंगे, मैं चुना जाऊं ना चुना जाऊं, तो जो पैसा टैक्स द्वारा जमा हुआ, जो पैसा हमारे लिए, हमारे रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होना चाहिए, उस पैसे का वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें उसका कुछ भाग, कुछ परसेंटेज वो उसका करप्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा, पता नहीं मैं जीतूं या नहीं जीतूं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ता भी है। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज क्या है। पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर लगातार चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, इससे इनस्टेबिलिटी आती है। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले है। नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहां मोरालिटी की कोई जगह नहीं है। सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है डेमोक्रेसी में, दैट लीड टू डिले, जिससे काम में देरी होती है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इलेक्टेड लीडर को पता ही नहीं होता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। इट लीड टू द बैड डिसीजन, इससे खराब डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, डेमोक्रेसी से करप्शन भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें हर 5 साल बाद एक इलेक्शन कंपटीशन किया जाता है। ठीक है बेटा, ये था आपके शुरू के 4 पॉइंट। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। बेटा, अब हम अपने पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 आपको हेडिंग डालनी है पाकिस्तान। एक्चुअल में आपके सिलेबस में एक इंसिडेंट दिया हुआ है पाकिस्तान का, जिसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जो पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ था, उसके होने के बाद आप इसे डेमोक्रेसी बोलोगे या नहीं बोलोगे। क्योंकि अब तक आपने केवल क्या पढ़ा है, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेफिनेशन आपने पढ़ी, फिर आपने पढ़ी कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, फिर आपने पढ़ा कि डेमोक्रेट्स के जो है मेरिट्स, एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में आपने पढ़ा डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ कंट्री के इंसिडेंट आपको दिए हुए हैं, जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि ये जो इंसिडेंट हुए उसको आप डेमोक्रेटिक बोलोगे या नहीं बोलोगे। ठीक है बेटा, तो हेडिंग क्या डालेंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक छोटा सा इंसिडेंट दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, ये तो आपने हेडिंग डाल ली कि पाकिस्तान, हेडिंग आपको डालनी है। अब पाकिस्तान में क्या इंसिडेंट हुआ था उसका पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। इन पाकिस्तान में जो वहां के जनरल थे, जनरल कौन होता है बेटा, जो मिलिट्री के हेड होते हैं उनको हम जनरल बोलते हैं, जो मिलिट्री के हेड होते हैं उनको जनरल बोलते हैं। तो पाकिस्तान में जो जनरल थे उस समय, जो मिलिट्री के हेड थे, उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था बेटा, परवेज मुशर्रफ जनरल थे, वो सेना के अध्यक्ष थे उस समय। लेड अ मिलिट्री कॉप, उन्होंने मिलिट्री कॉप कर दिया था। अब मिलिट्री कॉप क्या होता है, मिलिट्री कॉप में क्या होता है बेटा, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए नेता होते हैं, जो डेमोक्रेटिक से चुने हुए नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको उठा के हम जेल में डाल देते हैं, और जो मिलिट्री के हेड होते हैं, जो मिलिट्री के हेड होते हैं वो वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में वहां के जो जनरल थे उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। उन्होंने एक मिलिट्री कॉप किया, मिलिट्री कॉप में उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उठा के जेल में डाल दिया और खुद वहां के प्रेसिडेंट बन गए। और ये कब हुआ था, ये हुआ था इन अक्टूबर 1999 में। पहला पॉइंट आपने ये समझा, पहला पॉइंट आपने ये समझा कि परवेज मुशर्रफ नाम के कोई जनरल थे, उन्होंने मिलिट्री कॉप किया, जो सेना के अध्यक्ष थे उन्होंने जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे उनको जेल में डाल दिया और खुद वहां के रिप्रेजेंटेटिव बन गए,
जबरदस्ती बन गए, उसे हम मिलिट्री कॉप बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका यहां से शुरू होगा। ही ओवरथ्रो, उन्होंने क्या करा, ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया सबको। किसको हटाया? अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसको हटा दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया कंट्री का, कि आज के बाद जो मैं कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं वो मैं हूं। इसे ही मिलिट्री कॉप कहते हैं। जब मिलिट्री का कोई हेड जो होता है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई गवर्नमेंट को हटा देता है और खुद को वहां का हेड घोषित कर देता है, उसे हम मिलिट्री कॉप कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये पढ़ा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कॉप किया था अक्टूबर 99 में। उन्होंने वहां के जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हूं, यानी सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। लेटर, बाद में क्या हुआ? ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, उन्होंने अपना पोस्ट चेंज कर लिया। ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करा टू प्रेसिडेंट। उन्होंने जो पहले तो अपने आप को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, इसका मतलब जो कंट्री के जो भी काम होंगे उसको मैं हैंडल करूंगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब प्रेसिडेंट हूं इन 2002 में। हैड अ रेफरेंडम, उन्होंने एक रेफरेंडम किया, चेंजेस किया इन द कंट्री के अंदर, दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, जिसके कारण उन्हें 5 साल का कामकाज मिल गया। जैसे प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है, वैसे ही इनका कार्यकाल जो था, इनका जो वर्किंग डे था वो 5 ईयर के लिए इन्होंने बढ़वा लिया। तो पॉइंट नंबर 3 आपने ये पढ़ा। पॉइंट नंबर 3 आपका यहां से स्टार्ट होगा। लेटर, बाद में ही चेंज ही डेजिग्नेशन, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करा। पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बाद में उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूं। और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम लाया। रेफरेंडम मतलब होता है जब हम कोई चेंजेस करते हैं, लॉ के अंदर, कानून के अंदर कोई चेंजेस करते हैं, तो उन्होंने एक रेफरेंडम के द्वारा अपने आप को कंट्री का जो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट था वो घोषित कर दिया कि अब मैं 5 ईयर के लिए आप सबका प्रेसिडेंट हूं। किसका? पाकिस्तान का। ये 3 पॉइंट आपको समझना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने मिलिट्री कॉप किया था 1999 में। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा कि उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा, बाद में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करा, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव से अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और 2002 में अपना कार्यकाल, अपना टाइम पीरियड, वर्किंग पीरियड 5 साल के लिए बढ़वा दिया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट थे, पाकिस्तान का भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि यूजुअली 4 से 5 मार्क्स में आता है। चलिए 4th पॉइंट हम यहां से पढ़ेंगे। इन अगस्त, अभी अगस्त आ चुका था 2002, ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया। आपको बिलीव नहीं होगा, ये एमसीक्यू वगैरह में सिंपल एक क्वेश्चन में आ जाता है क्या कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब आया? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अगस्त 2002 में आया था, जिसके अनुसार दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया, पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया गया। यानी 2002 में जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने एक ऑर्डर पारित किया, उस ऑर्डर का नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और उस ऑर्डर के अनुसार उन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदल दिया, उसको चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार द प्रेसिडेंट, इस जो ये कानून बनाया गया था बेटा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट होगा, जो राष्ट्रपति होगा, कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, वो चाहे तो वो नेशनल पूरे देश का असेंबली, या वो चाहे तो प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होता है? जो छोटे मोटे असेंबली होते हैं, जो स्टेट के असेंबली होते हैं। तो इस ऑर्डर के अनुसार, ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया गया था, इसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होगा उसके अंदर वो पावर आ जाएगी कि वो नेशनल एंड प्रोविजनली जो असेंबलीज होगी उसको डिसमिस कर सकता है, चाहे तो उसके काम को रोक सकता है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था क्योंकि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डर नहीं था कि वो असेंबली को रोक सके। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में यही खासियत थी कि अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो असेंबलीज के कामकाज को रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, जो कैबिनेट में यानी मंत्री जो होंगे, जो काम करेंगे,
उस इज सुपरवाइज, उसके काम की निगरानी होगी, सुपरवाइज मतलब उसके काम की निगरानी होगी बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और निगरानी कौन करेगा? उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, उसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपने चुने हैं, जो आपने रूलर आपने चुने हैं, जो नेता आपने चुने हैं, उनके कामकाज की सुपरविजन होगी, उनके वर्क को सुपरवाइज किया जाएगा। और सुपरवाइज कौन करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो अधिकतर मेंबर थे वो कौन थे? वो मिलिट्री ऑफिसर थे। अल्टीमेटली मिलिट्री का ही पूरे देश पर कब्जा आ गया। भाई आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना, आपने तो नेता चुना, लेकिन वो जो भी काम करेंगे उनके काम की सुपरविजन होगी, देखरेख होगी। कौन करेगा सुपरविजन? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा, जिसके अधिकतर जो मेंबर थे वो मिलिट्री ऑफिसर थे। तो अल्टीमेटली बात यही होगी ना, तो पूरा देश जो था वो अंडर द मिलिट्री कॉप के अंदर आ गया, मिलिट्री पावर के अंदर आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ, ये किसी भी तौर पे डेमोक्रेटिक तो हम नहीं कहेंगे, डेमोक्रेसी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपने रिप्रेजेंटेटिव तो चुना। देखो रिप्रेजेंटेटिव आपने चुन के भेजा, इलेक्शन हुए, आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना, तो क्या इसे डेमोक्रेटिक बोलेंगे? तो आप कहोगे नहीं, ये अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना है वो एक्चुअल में डिसीजन नहीं ले रहे, डिसीजन जो ले रहे हो मिलिट्री ऑफिसर ले रहे हैं। क्योंकि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना था उनके काम की तो निगरानी हो रही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, और जिसके अधिकतर मेंबर मिलिट्री ऑफिसर हैं। तो इसको हम किसी भी तौर पे डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, द फाइनल पावर, जो लास्ट अंतिम पावर होती थी रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स। जो भी फाइनल पावर होती थी, जो फाइनल डिसीजन होते थे वो मिलिट्री ऑफिसर लेते थे, एंड जनरल परवेज मुशर्रफ या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ खुद लेते थे। जो फाइनल डिसीजन होता था, जो अंतिम फैसले होते थे, वो या तो मिलिट्री ऑफिसर लेते थे या खुद जनरल परवेज मुशर्रफ लेते थे। ये पाकिस्तान का आपको इंसिडेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट नंबर आपको 5 याद करना है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि आपने पॉइंट नंबर 5 में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 5 आपने हेडिंग डाला पाकिस्तान, पाकिस्तान का हम इंसिडेंट पढ़ रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से। इन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कॉप किया था अक्टूबर 1999 में। फिर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहां आपका पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होगा। ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। यहां से आपका पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होगा। लेटर बाद में ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, उन्होंने अपना पोस्ट चेंज करा और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया 2002 में। और उन्होंने एक रेफरेंडम पारित किया कंट्री के में, जिसने उनको ग्रांटेड करा, जिसने उनको गारंटी दी कि वो 5 ईयर्स के लिए अपना कामकाज बढ़ा सकते हैं, यानी वो 5 साल तक प्रेसिडेंट अब रहेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने पढ़ा ये वाला पॉइंट कि उन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया, जिसने पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। इस ऑर्डर के अनुसार जो प्रेसिडेंट थे वो नेशनल या प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनको डिसमिस कर सकता है, उनको रोक सकता है। जो वर्क होता था, जो वर्क करते थे सिविलियन कमेटी, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव आपने चुन के भेजा वो जो काम करते थे उनके काम का सुपरविजन होता था, और सुपरविजन कौन करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करते थे, जिनके अधिकतर जो मेंबर थे वो मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे। इट मींस मिलिट्री ऑफिसर जो होते थे वो सबके कामकाज की निगरानी करते थे। फाइनल डिसीजन जो होता था, फाइनल पावर जो होता था, फाइनल डिसीजन जो होता था वो मिलिट्री ऑफिसर लेते थे या फिर खुद जनरल परवेज मुशर्रफ। तो क्या आप इसे डेमोक्रेटिक बोलोगे? तो हम बोलेंगे नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। फिर आपसे पूछेगा आप डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बोलोगे? तो आपको सारे पॉइंट, ये जो 6 या 7 या 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आना है। नॉर्मली बेटा क्या होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो बाकायदा वो 5 या 6 मार्क्स में आते हैं, तो हमारे पास कम से कम 6-7 पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हमें पता होना चाहिए। लेकिन जरूरी है कि ये कंप्लीट पॉइंट ही आए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कॉप था वो
किन्होंने किया, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। कब किया, तो 1999 में किया। ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब पारित हुआ, 2002 में पारित हुआ। कहां पे, तो पाकिस्तान में। इस ऑर्डर में ऐसा क्या खासियत था, तो नेशनल असेंबली को ये लोग डिसमिस कर सकते थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। ये जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपको एक साथ ही पूछे, इसलिए मैंने उन सभी पॉइंट को आपको पहले ही बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मैंने आपको गारंटी दी है, सारे पॉइंट कर लोगे आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 6 आप हेडिंग डालोगे चाइना। अब हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, चीन के बारे में। ठीक है बेटा, हमारा एक पड़ोसी देश है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में, चीन में क्या इंसिडेंट है या चीन में ऐसा कौन सा अलग है हमसे। पॉइंट नंबर 1, इन चाइना की बात करें, चाइना में इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं बेटा। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद, फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। देश के पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं 5 साल बाद। जो कंट्री पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन कराया जाता है। और उनके पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो नाम याद कर लेना, क्वांगनो, रेनमीन, दियाबियाओ और द हुई, ये इनके पार्लियामेंट का नाम है। आप चाहो तो ये, अगर ये मुश्किल लगे, चाइनीज वर्ड है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो आप सिंपल नाम याद कर सकते हो, नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस। इवन प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल का पेपर हुआ था, उसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट आए, आपको बीच में से कहीं से उठ के कुछ भी पूछ लेंगे। तो चाइना के जो पार्लियामेंट है उनका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि चाइना के अंदर इलेक्शन होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं अपने पार्लियामेंट के लिए। उनके पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। यानी एवरी 5 ईयर बाद, हर एक 5 साल बाद इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। तो यहां तक तो डेमोक्रेटिक है। यहां तक आपको फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ के समझ में आ गया, हाँ भाई यहां तो डेमोक्रेसी है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, यहां पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होगा। इट हैज नियरली 3000 मेंबर, इसमें 3000 सदस्य चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। 3000 पीपल जो होते हैं इस पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। पूरे चाइना से, पूरे चीन से 3000 मेंबर्स को चुना जाता है। और सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। इनमें से कुछ मेंबर जो होते हैं वो आर्मी द्वारा भी इलेक्टेड होते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 2 आपने क्या जाना कि चाइना के पार्लियामेंट में टोटल कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। तो चाइना के पार्लियामेंट में टोटल 3000 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, और उनमें से कुछ मेंबर जो होता है वो वहां की आर्मी भी इलेक्ट करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 अब यहां से आपका स्टार्ट होगा। पॉइंट नंबर 3 यहां से स्टार्ट करते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, देखिए इलेक्शन होने से पहले अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। क्या समझ में आया कि इलेक्शन होने से पहले हर एक मेंबर को एक पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है नहीं लड़ सकता। और वो पार्टी कौन है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों चाइना में केवल एक ही पार्टी है, वहां केवल एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पार्टी है बस। और अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है ना, तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहां आपको पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया होगा कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टी तो एक ही है ना, दूसरी पार्टी है कहां, किसके खिलाफ लड़ोगे। वहां केवल एक ही पार्टी है और उसी के मेंबर चुने जाते हैं। तो 3 पॉइंट अब तक आपने पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने ये पढ़ा कि चाइना के अंदर हर एक 5 साल बाद प्रॉपर इलेक्शन होते हैं अपने पार्लियामेंट के लिए। उनके पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियरली है कि भैया वहां पे डेमोक्रेसी है। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि वहां 3000 लोग चुने जाते हैं, उनमें से कुछ मेंबर जो होते हैं वो आर्मी द्वारा भी चुने जाते हैं। ये पॉइंट भी डिस्कस करता है कि हाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो आता है ये कहता है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्या मैं लड़ सकता हूं। तो दूसरी पार्टी नहीं है, वहां दूसरी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी से। मान लो एक एरिया है, मान लो कोई एक एरिया है और वहां 5 लोग आते हैं। 5 लोगों को, उन 5 पीपल को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। वो आपस में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो एक ही पार्टी के लिए ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तो लड़ेंगे।
तो इसलिए वहां डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पे दूसरी पार्टी नहीं है, वहां कंपटीशन नहीं है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4 आपको याद रखना है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार जो होती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब सीधी सी बात है, जब एक ही पार्टी है तो गवर्नमेंट तो उसी की बनेगी, तो जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा एक ही पार्टी की बनती है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार जो बनती है, वहां की जो गवर्नमेंट बनती है उसमें वो हमेशा एक ही पार्टी की बनती है। उस पार्टी का नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4, यहां तक पॉइंट नंबर 4 जो है ये आपका चाइना के बारे में कहानी खत्म होती है। तो चाइना के बारे में हमने टोटल मिलाकर 4 पॉइंट पढ़े बेटा। एक जल्दी से 4 पॉइंट का मैं आपको रिव्यू देता हूं कि 4 पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े। इन चाइना में इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। इलेक्शन लगातार अपने रेगुलर टाइम पे होता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर एक 5 साल बाद, फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। कंट्री के पार्लियामेंट को के जो मेंबर हैं उनको चुनने के लिए। उनके पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। इट हैज नियरली 3000 मेंबर। लगभग 3000 लोग चुने जाते हैं ऑल ओवर द चाइना, पूरे चाइना से। उनमें से कुछ मेंबर जो होते हैं वो आर्मी भी चुनती है। बिफोर इलेक्टिंग कोई भी कंटेस्टिंग इलेक्शन, कोई भी अगर इलेक्शन में लड़ना चाहता है, अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। और द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, किसी और पार्टी की नहीं बनती। तो इस पूरे सिचुएशन से पढ़ के हमें क्या लगता है कि क्या आप कहोगे कि चाइना के अंदर क्या डेमोक्रेसी है? अगर आपसे पूछा जाए तो लिखोगे नहीं, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, दूसरे पार्टी को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट हमेशा एक ही पार्टी की बनती है, इसलिए हम इसे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। कुछ हद तक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स तो हैं, लेकिन कंप्लीट डेमोक्रेसी हम इसे नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, ये थी चाइना के बारे में। अब आप पॉइंट नंबर 7 लिखोगे। पॉइंट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे बेटा मैक्सिको के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिको। तो हेडिंग क्या डालोगे? मैक्सिको। तो मैक्सिको में क्या हुआ था बेटा? सिंस इट्स इंडिपेंडेंस होने के बाद इन 1930 में 1930 में मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर। वहां हर एक 6 ईयर के बाद, 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। जैसे इंडिया के अंदर या बाकी देशों में आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शन होते हैं, वैसे मैक्सिको के अंदर आफ्टर 6 इयर्स इलेक्शन कराए जाते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन हो रहे हैं प्रॉपर। भाई 1930 में मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद वहां रेगुलर आफ्टर 6 ईयर बेटा इलेक्शन कराए जाते हैं और अपना प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यहां तक तो बहुत अच्छा है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, बट अंटिल 2000, परंतु 2000 तक, ईयर 2000 तक एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ सिंगल पार्टी। हर एक बार 2000 तक, सन 2000 तक केवल एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन जीतती आ रही है। वो कौन है? PRI, ये पार्टी का नाम है। जैसे इंडिया में अलग अलग पार्टी है ना, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे ही आम आदमी पार्टी, BSP, आपने नाम सुना होगा, SP। ऐसे ही मैक्सिको में एक पार्टी है PRI, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, पूरा नाम आप याद रखना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो बेटा 1930 में जब मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला, वहां से लेकर सन 2000 तक, यानी लगभग 70 इयर्स तक वहां पर केवल एक ही पार्टी जीतती आ रही है, और वो पार्टी कौन है? PRI। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लगातार 70 सालों तक इलेक्शन हुए जा रहे हैं और एक ही पार्टी जीतती आ रही है? उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 3 पे। यहां पे आपका पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या करना है? द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। PRI जो होती है वो बहुत गंदे गंदे अलग अलग तरीके कोशिश करती है अपनाने की, ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। वो डर्टी ट्रिक्स अपनाती है, किसी भी प्रकार से उसको इलेक्शन जीतने से मतलब है। द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। इलेक्शन को जीतने के लिए PRI क्या करती है? बहुत तरीके के डर्टी ट्रिक्स अपनाती है, ताकि वो किसी प्रकार से इलेक्शन को जीत सके। 4th पॉइंट आप यहां से लिखोगे बेटा, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। उनको
पीआरआई की मीटिंग में जाना कंपलसरी है। जो टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं ऑफ गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स होते थे उनको कहा जाता था यूज टू फोर्स पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे, उनको मजबूर करते थे, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को मजबूर करते थे टू वोट फॉर पीआरआई, कि वो पीआरआई को ही वोट दे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन गवर्नमेंट टीचर को मीटिंग में जाना पड़ता था पीआरआई के, और पीआरआई वाले जो थे वो प्रेशर डालते थे टीचर पे कि आप अपने बच्चों से बोलो, आप अपने बच्चों से बोलो, उनके पेरेंट्स से बोलो कि पीआरआई अच्छी है, पीआरआई पार्टी को वोट दे। तो गवर्नमेंट टीचर के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता था कि वो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो पीआरआई को वोट दे। तो डेमोक्रेटिक तो नहीं हुआ ना। ऊपर जो हमने शुरू के 2 पॉइंट पढ़े वो बहुत अच्छे लगे, तो डेमोक्रेटिक की पहचान थी। बट अब जो हम 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैक्सिको के अंदर इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन ये डेमोक्रेटिक की पहचान नहीं है। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा देखो मैक्सिको में क्या क्या पढ़ा। इंडिपेंडेंस हुआ 1930 में मैक्सिको, उसके बाद वहां आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद वहां इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। 2000 तक जो जितने भी इलेक्शन हुए उसमें केवल एक ही पार्टी जीतती आई, उसका नाम पीआरआई है। पीआरआई बदनाम है अपने डर्टी ट्रिक्स के लिए ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको पार्टी की मीटिंग में जाना, पीआरआई की पार्टी मीटिंग में जाना कंपलसरी है। टीचर जो होते थे गवर्नमेंट स्कूल के वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि वो पीआरआई को ही वोट दें। ठीक है बेटा, और आपको ये पॉइंट याद करना है, द पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, पीआरआई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पीआरआई बहुत सारा पैसा खर्च करती है उसके कैंपेन पर। कैंपेन क्या होता है? जो हम प्रचार करते हैं ना, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं हम लोग इलेक्शन के अंदर, उसे कैंपेन बोलते हैं। तो पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, पीआरआई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है इन द कैंपेन, कैंपेन पर फॉर इट्स कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो ये सब जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिको के अंदर हम क्लियरली रूप से डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। हाँ, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं कि वहां इलेक्शन हो रहे हैं, लोग वहां पे वोट भी डाल रहे हैं, हर किसी को एक ही वोटिंग पावर है। बट बेटा इसे डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के वो सारे के सारे मैच नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे की स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आप हेडिंग डालोगे जिम्बाब्वे। ठीक है, आपने कई बार नाम भी सुना होगा जिम्बाब्वे का। चलिए, जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, भारत को आजादी मिला 1947 में, ऐसे ही जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1980 में, हमसे लगभग 33 साल बाद, 30 इयर्स के बाद उनको इंडिपेंडेंस मिला। तो इंडिपेंडेंस आपको समझ में आ गया, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल गया 1980 में। सिंस देन, उसके बाद से द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय द जानु पीएफ। वहां पर हर बार एक ही पार्टी जीतती आ रही है। कौन सी पार्टी? जानु पीएफ। आराम से याद भी हो जाएगा, अच्छा नाम है जानु, वाह क्या नाम है, क्या बढ़िया नाम है, जानु पीएफ, आराम से याद भी हो जाना चाहिए आपको। तो वहां से पॉइंट नंबर 2 आपका यहां से स्टार्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था बेटा, ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट था, ये पॉइंट नंबर 2 आप यहां से स्टार्ट करोगे। सिंस देन, यानी जब से उन्हें इंडिपेंडेंस मिला है 1980 से लेकर अब तक, द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। हर बार जानु पीएफ पार्टी जीतती है। द पार्टी हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था वही पार्टी हर बार जीतती आ रही है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं थर्ड पॉइंट से। यहां से आपका थर्ड पॉइंट आएगा। इट्स लीडर, इनके जो लीडर है उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। जो लीडर है ना, हेड, जानु पीएफ पार्टी का जो हेड है उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रूल द कंट्री, वही इस कंट्री को रूल करते हैं सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस होने के बाद। देखो कितनी बड़ी बात है, इंडिपेंडेंस के इतने साल हो जाने के बावजूद भी केवल एक ही पार्टी रूल कर रहा है और एक ही मेंबर है, उसका हेड है रॉबर्ट मुगाबे, केवल वही रूल कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलर, इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होते हैं एंड ऑलवेज बोन बाय जानु पीएफ, और हमेशा एक ही पार्टी जीत रही है। कौन सी पार्टी? जानु पीएफ जीतती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टोरी कुछ मैक्सिको से मैच करता है? मैक्सिको में भी तो ऐसी था ना, बिल्कुल सेम कहानी आप जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जिम्बाब्वे 1980 में इंडिपेंडेंस हुआ था वाइट से, वाइट मतलब अंग्रेजों से, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था।
उसके बाद कंट्री के अंदर हमेशा एक ही पार्टी जीतती आ रही है, जानू पीएफ, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। उनके जो लीडर है उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, और वही रूल करते हैं इंडिपेंडेंस होने के बाद अब तक। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होते हैं और हमेशा एक ही पार्टी जीतती है जिसका नाम है जानू पीएफ। ठीक है बेटा, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट से। यहां तक तो कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत ही क्लैपिंग कर लेते हैं इनके लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर। यहां से कहानी का आपको असली रूप समझ में आएगा पॉइंट नंबर 5 में। अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, वर्कर्स, उनके जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, लोग हैं, वे आर हरास्ड, उनको हरास किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, एंड दे आर मीटिंग डिस्टर्बेड, और अगर वो मीटिंग करते हैं ना तो डिस्टर्बेड की जाती है, उनको दुखी किया जाता है। जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उनको दुखी किया जाता है, किसी प्रकार से वो हरास्ड हो, परेशान हो और इलेक्शन में प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 6 आपको यहां से याद करना है, ये पॉइंट नंबर 6 आपको होगा। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, यानी लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ। पब्लिक प्रोटेस्ट यानी जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, खिलाफ बोलते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई भी बात नहीं कर सकते, वहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर उसे डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि उसे इलीगल घोषित कर दिया गया है। यानी पब्लिक इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकती वहां पर जिम्बाब्वे के अंदर। ये पॉइंट नंबर 6 हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि भले ही वहां पे इलेक्शन हो रहे हो, लेकिन ये भी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि आप इंडिया जैसे देशों में देखते हो कि रेगुलरली टीवी वगैरह पर हम अपने प्रेसिडेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हम उनके लिए भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हम उनके लिए भी बोल देते हैं, और उसके लिए कोई हमारे पे लीगल कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इन जैसे देशों में इनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते क्योंकि इलीगल है। तो पॉइंट नंबर 6 हमें इंडिकेट करता है तो जिम्बाब्वे देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं बेटा, जिम्बाब्वे में आपने क्या पढ़ा, हेडिंग आपको डालना जिम्बाब्वे। देखिए जिम्बाब्वे में क्या होता है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला व्हाइट माइनॉरिटी से 1980 में। व्हाइट माइनॉरिटी मतलब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको व्हाइट माइनॉरिटीज बोलते हैं। हमारे ऊपर भी इन्हीं का कब्जा था, आपको पता होगा, ब्रिटिश का कब्जा था। तो इंडिपेंडेंस होने के बाद वहां पे हमेशा एक ही पार्टी जीतती है, जानू पीएफ, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। इसके लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, जो इस कंट्री को लीड करते आ रहे हैं इंडिपेंडेंस होने के बाद। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होता है, लेकिन हमेशा जानू पीएफ ही जीतता है। ऑपोजिशन पार्टी जो वर्कर्स है उनको हरास किया जाता है, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट करना और डेमोन्स्ट्रेशन करना गवर्नमेंट के खिलाफ इलीगल है, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 9, और आप देख लेना, आप किसी भी स्कूल में क्यों ना हो, इन 9 पॉइंट के अंदर से आपका एग्जाम आएगा। लास्ट पॉइंट छोटा सा पॉइंट है, हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग डालोगे चाइना फेमाइन। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा, चीन के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था बेटा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। चाइना फेमाइन ऑफ 1958 से लेकर 1961 के बीच में पड़ा था। ये जो था वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन, ये वर्ल्ड का सबसे खराब फेमाइन था, सबसे बुरा, सबसे बेकार, यानी वर्स्ट मतलब सबसे खतरनाक फेमाइन पड़ा था। जो हम फेमाइन की बात करते हैं जिसमें सूखा पड़ जाता है, तो चाइना के अंदर 1958 से 1961 के बीच जो फेमाइन हुआ था, उसे हम इस पृथ्वी का सबसे, हिस्ट्री के अंदर ऐसा फेमाइन कभी भी नहीं पड़ा था बच्चों। इसके अंदर नियरली 3 करोड़ पीपल, समझते हो ना, 3 करोड़ लोग डाइड, मर गए थे इस फेमाइन के अंदर। इस अकाल के अंदर 3 करोड़ लोग जो थे, 3 करोड़ पीपल जो थे, वो मर गए थे। तो आपको 9 पॉइंट याद रखना है कि चाइना के अंदर जो फेमाइन पड़ा था 1958 से 1961 के बीच में, ये अब तक का सबसे बेकार फेमाइन था वर्ल्ड में, और इसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे, मर गए थे, भूखे मर गए थे, पानी की कमी के कारण मर गए थे। तो आप समझ सकते हो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये टोटल 9 पॉइंट है, और आप देख लेना, आपके यूटी हो, सेमेस्टर हो, एनुअल एग्जाम हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, आप देखना इन्हीं 9 पॉइंट में से जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के आते हैं। तो अगर ये 9 पॉइंट आप कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
कोई पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग अगर लगे कि कोई पॉइंट्स और ऐड करना चाहिए था तो आप कमेंट करके जरूर बताना, कोशिश करूंगा उसे वीडियो में और ऐड करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू, नमस्ते, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी चीज डाउटफुल हो कमेंट करके जरूर पूछना और मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बेटा, नमस्ते बच्चों।